Guys, we will start in just 5 minutes, okay? कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार खोल करके देखो चैप्टर 2 का। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? परफेक्ट। ओके गाइस, चलो, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग? कौन कौन घर जाके पढ़ाई किया? फटाफट चैट पे बताओ मेरे को। कौन कौन घर जाकर के पढ़ाई किया? फटाफट बताओ मेरे को चैट पे, जल्दी जल्दी, तत्काल प्रभाव से। तत्काल प्रभाव मतलब समझते हो तुम लोग? एट द अर्लीस्ट, तत्काल टिकट्स होते हैं ना ट्रेन के, वैसे एट द अर्लीस्ट। ओके गाइस, चलो, वी विल कंटिन्यू विद आवर रिवीजन। व्हाट आर वी रिवाइजिंग सर? वी आर रिवाइजिंग चैप्टर 3 2। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। नींद खुली? ठीक है। व्हाट आर वी रिवाइजिंग? वी आर रिवाइजिंग अपना सेकेंड चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इस चैप्टर में हमने सेक्शन 3 से शुरू किया था और काफी सारे सेक्शन रिवीजन कर लिए। सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी।
सेक्शन 3A, members to be severally liable. सेक्शन 4, मेमोरेंडम. सेक्शन 5, आर्टिकल्स. सेक्शन 6, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. क्या था कि जो आपका एक्ट होता है वो ओवरराइड करता है किस चीज को? मेमोरेंडम को, आर्टिकल्स को, रेजोल्यूशंस को और अग्रीमेंट्स को. 4 चीजों को कौन ओवरराइड करता है? आपका एक्ट ओवरराइड करता है. उसके बाद सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. 7 में 7 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आरओसी के पास. 7 में 7 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आरओसी के पास. और 8, सेक्शन 8, कंपनी. 9 नहीं पढ़ा है अपन, ठीक है, 9 बचा है. 10 बचा है. 10A बचा है. मतलब तुम लोग थोड़ी रिवीजन बैच थोड़ी है यार, ये तो अपने को पहली बार पढ़ाया क्या सर आपने? नहीं पढ़ाया ना, तो आप पढ़ाओ अभी. 11 नहीं है सर आपके सिलेबस में. 12 अभी पढ़ेंगे. 13 क्या है? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. जैसे आपका सेक्शन 4 बात करता है मेमोरेंडम के बारे में, तो सेक्शन 13 बात करता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के बारे में. अब मेरी बात सुनना, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ध्यान से. सर अभी आज ना मेरी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी ऑफ होते रहेगी. cool. Guys, can you hear me now? So sorry, I'm so sorry. तुम लोगों को अगर कोई टेक्निकल इशू आएगा तो मेरे को बताना, बिकॉज थोड़ा अपना सेटअप आज चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल इशू कुछ भी अगर आए, वैसे आएगा नहीं पक्का, पर आए तो मेरे को बताना, ठीक है. अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. अपन क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 13 में आपको बता रहा था. व्हाट इज सेक्शन 13? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. सेक्शन 4 में मेमोरेंडम की बात करता है, 13 में ऑल्टरेशन की बात करता है, सेक्शन 5 में आर्टिकल्स की बात करता है, और ऑल्टरेशन की बात कहां पे करता है? सेक्शन 14 में ऑल्टरेशन की बात करता है. अब एक बार मैं आपको कल सेक्शन 13 पढ़ा रहा था, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं. ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम करने के लिए आपको 2 चीजें लगती है. अगर आप मेमोरेंडम को ऑल्टर करना चाहते हो तो मेरी तरफ देखो, आपको 2 चीजें लगती है. पहला तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ सेक्शन 13 का कंप्लायंस करना होता है. इसमें मैंने बताए थे 6 क्लॉज होते हैं. 3 क्लॉज हमारे लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, बचे हुए 3 क्लॉज की बात करते हैं. नेम क्लॉज, स्टेट क्लॉज और आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज. अगर आप नेम क्लॉज चेंज करना चाहते हो, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देना. उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल ले लेना. सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों लगता है सर? क्योंकि ताकि आप IOU तो नहीं कर रहे हो, आइडेंटिकल नेम नहीं रख रहे हो, अनडिजायरेबल नेम नहीं रख रहे हो, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता हुआ नाम नहीं रख रहे हो, इसके लिए आप सीजी का अप्रूवल लोगे. सीजी जैसे ही आपको अप्रूवल देगा, वो अप्रूवल लेके चले जाओगे आप आरओसी के पास, और आरओसी को बोलोगे आरओसी इसको रजिस्टर कर दे, और रजिस्टर करने के बाद आरओसी आपको क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्या इशू कर देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो सर सुनो, ये जो सीजी को पावर है ना अप्रूवल का, सीजी ने किसको डेलीगेट कर दिया है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है. तो आपको जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला मिल जाएगा, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है. एमसीक्यू सुनना ध्यान से. एक कंपनी है, ठीक है, उसको अपना नाम चेंज करवाना है ABC लिमिटेड से A लिमिटेड.
एबीसी लिमिटेड से ए लिमिटेड नाम चेंज करवाना है। नाम चेंज करने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से दिन से नेम चेंज इफेक्टिव होगा? ऑप्शन ए, द डेट ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव सच चेंज ऑफ नेम। ऑप्शन बी, द डेट ऑन विच यू फाइल to ROC for such approval. Option C, the date on which ROC issues certificate of incorporation. Or option B, the date on which you thought about changing the name. Option C, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है या जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ नेम चेंज हो जाएगा। ये हो गया सर नाम चेंज के बारे में। अभी तक नाम चेंज के बारे में हमने एक छोटा सा प्रोविजन और ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्या सर? आपको याद है कि आप नाम रिजर्व करवा सकते हो? हां। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए या 60 दिन के लिए? अगर आपने नाम रिजर्व करवाते वक्त अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया तो क्या होगा? डिपेंड करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं हुई है। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो आपका रिजर्वेशन कर देंगे क्या? कैंसिल, और आप पे पेनल्टी लगा देंगे। पर अगर 1 लाख तक का, करेक्ट। पर अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है तो क्या होगा? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है ना तो रजिस्ट्रार 3 ऑर्डर पास कर सकता है। पहला क्या था? डायरेक्ट द चेंजिंग ऑफ द नेम बाय पासिंग एन ओआर विद इन 3 मंथ्स। तो क्या वो भी नेम चेंज का प्रोविजन है? हां सर, वो भी नेम चेंज का प्रोविजन है। तो जब आप नेम चेंज को याद करोगे ना तो आपको वो सेक्शन भी याद आना चाहिए। ऐसा ही एक सिमिलर सेक्शन आगे है, सेक्शन 16, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम के बारे में पढ़ेंगे। पर आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूं। उसके बाद मैंने क्या कहा? नेम चेंज हो गया। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की। बात करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस का। अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, अगर कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहा हूं, प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले एसआर पास कर लेना। एसआर तो जरूरी है ही। उसके बाद क्या करोगे? आपको एप्लीकेशन देगा देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर हिज अप्रूवल। सीजी में किसको एप्लीकेशन दोगे आप? रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर एप्लीकेशन को कितने दिन में डिस्पोज करेगा? 60 डेज के अंदर डिस्पोज करेगा। और एक बार आपको एप्लीकेशन डिस्पोज करने के पहले 3 चीजें चेक करेगा रीजनल डायरेक्टर। ये सारा मैंने तुमको कराया है ना? मैंने कराया है ना? पक्का ना? हाँ, तो 3 चीजें चेक करना पड़ेगा। सी, कंसेंट, प्रोविजन और सिक्योरिटी। क्या आपने क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अदर कंसर्न पर्सन का कंसेंट ले लिया है? क्या आपने प्रोविजन बना लिया है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच डेट्स और ऑब्लिगेशंस? क्या आपने एडिक्वेट सिक्योरिटी दे रखा है उस डेट्स और ऑब्लिगेशंस के? ये तीनों चेक करने के बाद अप्रूवल कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। जैसे ही आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आएगा आप चले जाओगे 2 लोग के पास, दोनों आरओसीज के पास। एक आरओसी कर्नाटका का, एक आरओसी महाराष्ट्र का। और आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। सर कौन सा वाला आरओसी इशू करेगा? कर्नाटका वाला कि महाराष्ट्र वाला? मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं तो महाराष्ट्र वाला, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं, डेस्टिनेशन स्टेट वाला। डेस्टिनेशन स्टेट वाला तुमको क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। जिस दिन से वो मिलेगा आपका इफेक्टिव हो जाएगा स्टेट चेंज। उसके बाद हमने 3rd क्लॉज पढ़ा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मैंने आपको बताया था 2 तरीके से डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट क्लॉज के प्रोविजन को। एक है नॉर्मल प्रोविजन, एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन क्या है? नॉर्मल प्रोविजन ये है, कोई भी कंपनी अपना मेमोरेंडम चेंज करना चाहती है तो उसको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, और उसके बाद वो रजिस्ट्रार के पास जाएगी। रजिस्ट्रार, मैंने अपना मेमोरेंडम चेंज कर लिया, ये लो डिटेल्स, और रजिस्ट्रार उसको सर्टिफाई कर देगा। क्या सर रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि जब नेम क्लॉज चेंज हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, पर ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता। क्यों भाई? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपका ऑब्जेक्ट थोड़ी लिखा होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा रहता है आपका नाम, पापा का नाम, मां का नाम। अरे नहीं ना, आपका नाम, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का नाम और आपका स्टेट लिखा होता है। तो वो चेंज होगा तभी ना आपको फ्रेश सीओआई लगेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ नहीं होता। अरे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो थोड़ी सीओआई में लिख के बैठेंगे, वो नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा। तो सर ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज इफेक्टिव कब से होगा? जिस दिन आपने आरओसी को फाइल किया और आरओसी ने सर्टिफाई कर दिया ना, उस दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। सर्टिफाई मतलब क्या? वो बस नोट कर लेगा और आपको बोल देगा हाँ भैया हमने रजिस्टर कर लिया है, उस दिन से आपका इफेक्टिव हो जाएगा। ये हो गया नॉर्मल प्रोविजन। अब मैं आपको बताता हूं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन। सर अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है, बताया ना मैंने ये वाला, अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया है और उसमें से कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड है, तो वो अनयूटिलाइज्ड पैसा जिस ऑब्जेक्ट के लिए था, अगर वो ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहता हूं। पहले मैंने बोला था, मान लो एक कंपनी है टोमेटो लिमिटेड। टोमेटो लिमिटेड ने मेरे से पैसा लिया और टोमेटो लिमिटेड ने बोला हम ना फूड का बिजनेस करेंगे,
और वो अब पैसे लेने के बाद कह रहे हैं फूड का बिजनेस नहीं, हम ना मास्क का बिजनेस करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो ना, तो इस तरीके से नहीं चेंज कर सकते, आपको 3 कंडीशन मीट करना पड़ेगा। सबसे पहला एसआर, दूसरा आपको जो एसआर का डिटेल्स है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। कहां पे? न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में। कितने न्यूज़पेपर में सर? 2 न्यूज़पेपर, इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज किधर का? किधर का वर्नाकुलर लैंग्वेज? जिधर तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उधर का वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में तुमको सर्कुलेट करना पड़ेगा। दूसरा किधर रखना पड़ता है तुमको? वेबसाइट में। प्लेस इट ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो पहले आपने क्या किया? एसआर पास किया। एसआर पास करने के लिए जो एसआर का डिटेल्स है वो आपने किधर किधर रखा? न्यूज़पेपर में और वेबसाइट में। और उसके बाद कुछ नाराज फूफा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उनको क्या? एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर क्या? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको आप एग्जिट ऑफर दोगे कि पैसा लो और निकलो। एग्जिट ऑफर कब दोगे आप? एग्जिट ऑफर कब दोगे आप? सॉरी, एग्जिट ऑफर कौन देगा? 2 लोग देंगे, कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कंट्रोल में हैं, ये दोनों एग्जिट ऑफर देंगे। तो सर अगर आप, क्या कहा मैंने? अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन देखो, 3 कितनी बार बताने वाला हूं मैं तुमको। अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया, वो पैसा कुछ अनयूटिलाइज्ड है, और जब तक अनयूटिलाइज्ड है तब तक आप ऑब्जेक्ट चेंज करने की बात कर रहे हो, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। 3 चीजें करनी पड़ेगी, एसआर पास करना होगा, स्कीम चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो, और उसके बाद आप क्या करोगे? आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर को चल निकल बोलोगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आप फॉलो करोगे तब जाके आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हो। ये कहां लिखी है सर पूरी कहानी? ये सारा का सारा आपका सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। पर वो तो ठीक है, सेक्शन 13 तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड रुक जाओ। सर सेक्शन 12 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 12? What is section 12? Section 12 talks about registered office. मेरी बात एकदम ध्यान से सुनोगे, एक बार मैं खत्म कर दूंगा, कंफ्यूजन होने का स्कोप ही नहीं रहेगा। आराम से सुनना। सेक्शन 12 कहां है? रुक जाओ, मेरी स्क्रीन पे खोल लेता हूं। हाँ सुनो सर, मेरी बात सुनो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं रिविजन करवाता हूं। ठीक है, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो। मैंने क्या कहा? सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस पढ़ाने वाला हूं। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है सर? एक कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट होती है ना, 30 डेज के अंदर उसको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है। सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना नहीं, उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। वेरीफाई मतलब क्या? तुमको एक फॉर्म भरना पड़ेगा आरओसी के पास कि भैया ये देख, मैंने ना ये प्रेस्टीज पॉइंट में एक ऑफिस ले लिया है, अभी मैं वेरीफाई कैसे करूं? या तो मैं रेंटल अग्रीमेंट दिखा दूं, या मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखा दूं, कोई भी बिल दिखा करके मैं उसको अपलोड कर दूंगा आरओसी के पास कि भाई देख ये मेरा एड्रेस है और ये प्रूफ है एड्रेस का। तो इससे क्या होगा? आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश हो जाता है। अब सर रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश करना एक चीज हो गया, एस्टैब्लिश हो गई, वेरी गुड। कितने दिन के अंदर हुई? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब उसके अलावा आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है ना, मान लो वो एड्रेस है पुणे का, वो एड्रेस आपको बहुत जगह छापना पड़ता है। आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का एड्रेस आपको बहुत जगह पब्लिश करना पड़ता है। वो 4 चीजें कहां पब्लिश करनी पड़ती है वो अपन देखेंगे। उसके अलावा अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर आप कभी भी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, कभी भी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, तो जैसे ही चेंज करोगे ना, 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को बता देना कि रजिस्ट्रार मैं ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहा हूं। कितने दिन के अंदर सर? 30 डेज के अंदर। पर सर ये तो हो गया बेसिक प्रोविजन। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। लॉ कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो सवाल ये उठता है कहां जा रहे हो, चेंज करके कहां जा रहे हो? अगर उसी स्टेट के अंदर हो, चलो मैं तुमको एक बार चार्ट बना के दिखाता हूं, सुनो। अगर या तो तुम आउटसाइड स्टेट जा रहे हो, या तो तुम सेम स्टेट में हो। अगर तुम आउटसाइड स्टेट जा रहे हो, मतलब तुम कर्नाटका से उठ के महाराष्ट्र जा रहे हो, तो सेक्शन 12 तुमसे बात ही नहीं करेगा। तुमसे बात कौन करेगा? सेक्शन 13। पर अगर तुम उसी स्टेट में हो तो क्वेश्चन ये है, क्या तुम विद इन लोकल लिमिट्स हो कि आउटसाइड लोकल लिमिट्स हो? विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ सीटीवी और आउटसाइड लोकल लिमिट्स ऑफ सीटीवी। सीटीवी क्या होता है सर? सिटी, टाउन या विलेज। मेरा जो सिटी है, मैं कौन सी सिटी में हूं अभी? पुणे सिटी में। तो मैं क्या पुणे सिटी के बाहर जा रहा हूं कि पुणे सिटी के अंदर ही हूं? अगर पुणे सिटी के अंदर ही हूं ना, तो कुछ नहीं लगेगा मेरे को, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दे, काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं पुणे सिटी के अंदर हूं ना, तो मेरे को कुछ नहीं लगेगा। मतलब मैं, समझो मेरा 3rd फ्लोर पे ऑफिस है, अगर मैं 2nd फ्लोर पे ऑफिस लेके गया अपना, क्या मैंने चेंज किया? हाँ। पर क्या उसके लिए मैं शेयर होल्डर्स को परेशान करूं कि अरे आओ मेरे को अप्रूवल दो? अरे क्या फर्क पड़ता है उनको?
या फिर मान लो शेयर होल्डर छोड़ो, क्या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान करूंगा? नहीं। तो अगर विद इन लोकल लिमिट्स है, मतलब उसी सिटी टाउन या विलेज में हो, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बोर्ड तुम आपस में डिसाइड करो और तुम चेंज कर लो। पर अगर तुम आउटसाइड लोकल लिमिट जा रहे हो ना, लिमिट के बाहर जा रहे हो, तो तुमको पूछना है कि भैया तुम्हारा क्या आरओसी चेंज हो रहा है, आरओसी सेम है कि आरओसी चेंज हो रहा है। ये कैसा हो गया सर, ये कैसा होगा? सुनो, अगर मैं पुणे में हूं, पुणे से अगर मैं मान लो अहमदनगर जा रहा हूं, ठीक है, अहमदनगर का आरओसी भी पुणे वाला आरओसी है और पुणे का आरओसी भी पुणे वाला आरओसी है, मतलब हमारा आरओसी क्या है, सेम है। तो अगर मेरा आरओसी सेम है तो क्या मैं आरओसी चेंज हो रहा है? नहीं। तो इन दैट केस आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा, पर क्योंकि तुम लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा। क्यों? पुणे छोड़ के जा रहे हो ना, तो पुणे वाले लोगों से तकलीफ हो सकती है ना, तो एक बार शेयर होल्डर को पूछ लो। पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछोगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरे को आरओसी से मतलब है। मैं पहले भी पुणे वाले आरओसी में था, अभी भी पुणे वाले आरओसी में हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछोगे। पर अगर तुम्हारा आरओसी चेंज हो रहा है, सर आरओसी कैसा चेंज होगा? मैं तो सेम स्टेट के अंदर हूं ना, आरओसी कैसा चेंज होगा? मैं अगर पुणे से मुंबई चला गया, आपको पता है इंडिया में वैसे तो हर स्टेट में एक आरओसी है वैसे तो, पर दो ऐसे स्टेट है जिसमें दो अलग अलग आरओसी है। एक है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका तमिलनाडु। महाराष्ट्र में आपके दो आरओसी है, पुणे और मुंबई। तमिलनाडु में आपके दो आरओसी है, एक चेन्नई और एक कोयंबटूर, एक चेन्नई और एक कोयंबटूर। बस ये दो स्टेट है, ये दो स्टेट में दो दो आरओसी है, बाकी हर जगह एक ही आरओसी है, या फिर कहीं कहीं पे तो नहीं है आरओसी, दो दो तीन तीन स्टेट के एक आरओसी है। अब आप समझो, अगर मेरा आरओसी चेंज हो रहा है, मान लो मैं पुणे से मुंबई गया, ये चेन्नई से कोयंबटूर गया, तो उस समय बोर्ड रेजोल्यूशन तो लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगेगा, और साथ में आपको सीजी का अप्रूवल भी लगेगा। अब सर सीजी का अप्रूवल कौन देगा? रीजनल डायरेक्टर। आरओसी सिर्फ नाम का चेंज का अप्रूवल देता है, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? इधर से उधर शिफ्ट होना, आरओसी आरओसी शिफ्ट होना, तो वो अप्रूवल देगा रीजनल डायरेक्टर। अब सवाल ये है सर, रीजनल डायरेक्टर कितने दिन में अप्रूवल देगा? तो मैंने कहा रीजनल डायरेक्टर कितने दिन में एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा? करेक्ट, 30 डेज में। 60 नहीं, 30 डेज में एप्लीकेशन डिस्पोज करेगा। सर एक बार लॉजिक सुन लो, क्योंकि एग्जाम में आने लॉजिक्स याद, रट्टा नहीं याद आने। सुन लो एक बार, मैंने क्या कहा, अगर आप जब कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, कर्नाटका से महाराष्ट्र मतलब क्या, आप ये वाले कैटेगरी में फॉल कर गए जहां पे आपका स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, उस कैटेगरी में आ गए। कर्नाटका से महाराष्ट्र आ रहे हो, तो रीजनल डायरेक्टर का काम समझना, उसको कर्नाटका के आरओसी से बात करना है, महाराष्ट्र के आरओसी से बात करना है, क्या पता महाराष्ट्र का रीजनल डायरेक्टर कोई और है तो किसी और से बात करना है, और उसको तीन चीजें भी चेक करनी है, कंसेंट, प्रोविजन, सिक्योरिटी। बहुत काम है भाई, उसको 60 दिन का टाइम दो। पर इधर क्या है, मुंबई से पूना जा रहे हो तुम, पूना से मुंबई जा रहे हो, मतलब तुम्हारा रीजनल डायरेक्टर एक ही है, ठीक है, वो देखेगा अच्छा मेरे ही पुणे से मेरे ही मुंबई में जा रहा है, हाँ जा, तो भाई तू 30 दिन में अप्रूवल दे दे, फिर तू 60 दिन मत लगा। तो यहां पे इसीलिए 30 डेज का अप्रूवल है। 30 डेज में अप्रूवल जैसे ही आपको मिल जाएगा ना, किसको मिलेगा ये अप्रूवल? कंपनी को। तो कंपनी अप्रूवल लेने के बाद जाएगी आरओसी के पास 60 डेज के अंदर, और आरओसी उसके बाद 30 डेज के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस दिन से आपका आरओसी चेंज या प्लेस चेंज इफेक्टिव हो गया। सर समझो 60, ये क्या बोल सकता हूं मैं इसको, 30 60 30, 30 डेज में रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल दे रहे हैं, 60 डेज में आप आरओसी के पास लेके जा रहे हो, और 30 डेज में आरओसी जो है क्या कर रहा है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहा है। तो सर एक बार फाइनल बताऊं, सुन लो, नेम आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। क्या तुम स्टेट के बाहर जा रहे हो कि स्टेट के अंदर ही हो? अगर स्टेट के बाहर जा रहे हो तो सेक्शन 13, सेक्शन 13 मतलब क्या, रीजनल डायरेक्टर 60 डेज अप्रूवल देगा, फिर आप दोनों आरओसी के पास जाओगे, और जो महाराष्ट्र वाला आरओसी है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। पर अगर आप सेम स्टेट के अंदर हो तो दो क्वेश्चन, क्या भाई सेम विद इन लोकल लिमिट्स हो कि आउटसाइड लोकल लिमिट्स हो? विद इन लोकल लिमिट्स, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, कुछ नहीं कर भाई, तू क्या कर, तू बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर ले, एसआर वैसार कुछ नहीं लगेगा। पर आउटसाइड लोकल लिमिट जैसे ही जाएगा ना, एसआर तो आ गया, एसआर तो आ गया। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब लगेगा? दो क्वेश्चन फिर से, आउटसाइड लोकल लिमिट्स में क्या आपका आरओसी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आरओसी चेंज नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान मत करो, पर अगर आरओसी चेंज हो रहा है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। सीजी में कौन देगा अप्रूवल? रीजनल डायरेक्टर। कितने दिन के अंदर? 30। और वो अप्रूवल कितने दिन के अंदर आरओसी के पास लेके जाओगे? 60। और आरओसी कितने दिन में आपको देगा? 30 डेज में आपको आरओसी कंसेंट देगा। अरे बोलो समझा क्या? पक्का? चलो 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 चलो, खुल जा सिम सिम, वेरी गुड।
आगे बढ़े सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ सर, अब जब आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब क्या, अगर आरओसी ने आपको सीओआई दे दिया, मतलब तुमने सारा कंप्लायंसेस कर लिया है, तुमने सारी चीजें कंप्लाई कर ली है, ऐसा मान लिया जाएगा, कोई तुमको और क्वेश्चन नहीं करेगा। सो दिस सर्टिफिकेट इज कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव एविडेंस। समझे सर? उसके बाद अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट कौन सा, रजिस्टर्ड ऑफिस के स्विच करने में, अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया, अगर आपने टाइम पे आरओसी के पास चीजें लेकर के नहीं गए, तो आप पे पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर डे, विच विल नॉट एक्सीड मोर देन 1 लाख रुपीज। 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, जो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और सर एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, कभी तुमने कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी क्यों इंकॉर्पोरेट किया, तुमने धंधा करने को, बिजनेस करने को। अगर तुम उस पर धंधा नहीं कर रहे हो ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के तुम्हारा नाम काट सकता है। अगर तुम उस पर धंधा नहीं कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आकर के काट सकता है तुम्हारा नाम। ठीक है, अगर तुम धंधा नहीं कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा सर? अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, अगर उसको लगा, उसको हल्का सा भी शक हुआ कि भैया हम ना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं, इफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज ऑफ द ओपिनियन दैट वी आर नॉट कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो वो क्या करेगा, मान लो ये मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस रखा है अपना, वो यहां पे पहुंच जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, बोलेगा दिखा मेरे को क्या काम कर रहे हो तुम। और अगर उसको दिखेगा ना कि कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम डिफॉल्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। क्या लिखा है सर? इफ आरओसी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव that not carrying on business or operation, that a company is not carrying on business or operation, he may cause physical verification, and if any default is found, then he may initiate action for removal of the name of the company. वो आपका नाम काट सकता है अगर उसको लगता है बिजनेस नहीं कर रहे हो। सर ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इस पे ना 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अगर उसको है। आरजीटीबी मतलब क्या? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। ऊब मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके नीचे सर अगर आप देखोगे तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक के लिए पूरा आपको एग्जांपल बना के दे दिया है कि अगर दादर मुंबई में आपका ऑफिस है, अगर आप बांद्रा शिफ्ट कर रहे हो, पुणे शिफ्ट कर रहे हो, थाने शिफ्ट कर रहे हो, अहमदाबाद शिफ्ट कर रहे हो, तो क्या क्या केस होंगे वो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। समझे सर? तो आपका सेक्शन 12 हो गया, सेक्शन 13 हो गया। आप सीक्वेंस में बीच बीच की चीजें खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जितनी जल्दी खत्म होगा उतने खुश रहेंगे अपन, है ना? चलो सर फटाफट शुरू करें। 25 से अगले 25 मिनट में चैप्टर खत्म, लगी शर्त? पढ़ोगे मेरे साथ फुल स्पीड? चंचल, महक, सुकमन, मुक्ता, सुजित, श्रेया। सर पेनल्टी का लॉजिक दो ना। अरे लॉ को लॉजिक नहीं पता, पेनल्टी का मैं किधर से लॉजिक दूं? रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास, रिवीजन, रैपिड रिवीजन। रैपिड तो मैं भूल ही गया हूं, पर रिवीजन चल रहा है कम से कम। श्रेष्ठ बता इसको, कौन है ये? सुजित को बता, थोड़ा पूछ रहे पेनल्टी का लॉजिक दो। तुम सीए फाइनल का कोर्स देखोगे ना तब तुमको समझ आएगा। चलो 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 सर, छोटे छोटे सेक्शन से खत्म करते हैं। ओके, सेक्शन 10A क्या कहता है सुनना। सेक्शन 10A क्या कहता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले के जमाने में यह हुआ करता था कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था, उसके साथ एक सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता था। अब ऐसा नहीं होता। अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, उसके बाद आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। सर कोई भी इंसान को चलने के लिए क्या लगता है? रोटी कपड़ा मकान। तो यहां पे रोटी कपड़ा कहां से आता है? पैसों से। और मकान? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सर आप अगर एक कंपनी का बिजनेस कमेंस करना चाहते हो ना, 2 कंडीशन मीट हो गए हैं क्या, चेक करना। पहला, जो आपके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे कि उन्होंने बोला था हम कंपनी के शेयर्स लेंगे और कंपनी को पैसे देंगे, क्या उन्होंने कंपनी के शेयर्स लेके कंपनी को पैसे दे दिए हैं? ये तुमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। मतलब क्या, कंपनी के पास पैसे आ गए हैं ताकि वो रोटी कपड़ा खरीद पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, मकान। क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर आपने वेरीफाई कर लिया है? और क्या रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन आपने आरओसी को प्रोवाइड कर दिया है? अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो गए ना, तो आप क्या कर सकते हो? आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। सर सुनो, बिजनेस शुरू करना मतलब क्या? एक बार लॉ का लैंग्वेज पढ़ो। A company shall not commence any business or exercise any borrowing power। 2 चीजें नहीं कर सकते, ना बिजनेस शुरू कर सकते हो ना बोरोइंग शुरू कर सकते हो, जब तक ये 2 कंडीशन मीट नहीं हो जाते। पहला, मैंने क्या कहा? सब्सक्राइबर जो है उन्होंने अपना पैसा ले आया। अब ये चेक कैसे करेंगे सर? तो इन्होंने बोला कंपनी में कोई भी एक डायरेक्टर है, उसको बोलना डिक्लेरेशन देगा। डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा कि सब्सक्राइबर्स ने पैसे ला करके दे दिए हैं 180 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर बोलो? 180 डेज के अंदर। और दूसरा, पहला वाला पढ़ लो पहले। डिक्लेरेशन बाय अ डायरेक्टर विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज फाइल्ड विद आरओसी दैट एज ऑन डेट ऑफ डिक्लेरेशन एवरी सब्सक्राइबर हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन। जितना शेयर्स वो लेने वाले थे उसकी वैल्यू उन्होंने पे कर दी है। मतलब क्या, कंपनी के पास पैसे आ गए।
एंड द कंपनी हैज फाइल्ड विद आरओसी वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, आपने आरओसी के साथ वेरिफिकेशन फाइल कर दिया, तो ये दोनों कंडीशन मीट हो जाएगा, तो क्या करोगे, बिजनेस चालू कर लियो। पर सर एक बात बताओ, आपने क्या बोला, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देने के लिए, मैं डायरेक्टर हूं कंपनी का, मैं तो झूठ मूठ का भी डिक्लेरेशन दे सकता हूं ना, कि ले आ गए पैसे, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, लॉ ने एक और उसमें कनेक्शन लगाया कि ये डिक्लेरेशन के साथ ना तुम एक और डिक्लेरेशन अटैच करोगे, किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, या सीएस इन प्रैक्टिस का, जो लोग क्या बोलेंगे कि हाँ ये जो डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया है ना वो सच है। मतलब तुम क्या उसको बैकअप दे रहे हो, एक क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ो, डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द कंटेंट शैल बी वेरीफाइड बाय सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये जो कंटेंट है उसको वेरीफाई भी करके देगा, मतलब क्या, एक तरफ डायरेक्टर डिक्लेरेशन दे रहा है और उसके डिक्लेरेशन को एक सीए, सीएस वेरीफाई कर रहा है, तो उससे ज्यादा भरोसा क्या करोगे यार, ठीक है। और अगर सुनो, अगर तुमने कोई डिफॉल्ट किया है ना अंडर दिस सेक्शन, तो कंपनी को 50,000 का पेनल्टी लगेगा और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा, अप टू 1 लाख रुपया। समझा सुजित लॉजिक? पेनल्टी का कितना, पेनल्टी कंपनी को 50,000 रुपया और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 1,000 रुपए पर डे, अप टू 1 लाख रुपीज। उसके बाद मैंने कहा अगर तुम 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन नहीं देते हो, कितने दिन के अंदर डिक्लेरेशन देना था, इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज के अंदर, अगर तुम इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज के अंदर डिक्लेरेशन नहीं देते हो और आरओसी को लग रहा है तुम बिजनेस भी नहीं कर रहे हो ना, वो तुम्हारा काट देगा नाम, ठीक है। अगर आरओसी को लग रहा है तुमने 180 दिन के अंदर डिक्लेरेशन भी नहीं दिया और आरओसी को लग रहा है तुम बिजनेस भी नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा नाम रिमूव कर देगा। इफ नो डिक्लेरेशन इज मेड विद इन 180 डेज एंड आरओसी हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, आरओसी में इनिशिएट एक्शन ऑफ रिमूवल। समझा क्या सर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो छोड़ दो, उसके बाद वाला छोड़ दो, मेरी बात समझे। तो सर बिजनेस कमेंस करने के लिए क्या लगता है, दो चीजें, पहला डिक्लेरेशन कौन देगा, डायरेक्टर्स, क्या कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जितना शेयर्स उन्होंने बोला था वो ले लिए हैं और उसकी वैल्यू पे कर दिए हैं। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो अपना इनकॉर्पोरेट और वेरीफाई हो गया है। ये दोनों के बाद आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कमेंस कर सकते हो। सर ये हो गया 10A, 11 है नहीं, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 क्या है सर, व्हाट इज सेक्शन 14? सेक्शन 14 इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेट्स कीप इट सिंपल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ता है, ओआर की एसआर, हाँ एसआर, आर्टिकल के ऑल्टरेशन के लिए एसआर पास करना पड़ता है। एक बार रीड कर लेते हैं पूरा प्रोविजन। यस सर, सर पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 14 क्या कहता है, ऑल्टरेशन के लिए आपको ओआर पास करना पड़ता है कि एसआर, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, दोनों केस में आर्टिकल तो ऑल्टर होगा, आर्टिकल तो ऑल्टर होगा ना। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 चीजें लिखी होती है, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट, प्रोहिबिट। पर ये 3 चीजें या तो तुम हटाओगे तब जाके तुम पब्लिक कंपनी बनोगे, या तुम ऐड करोगे तब जाके तुम प्राइवेट कंपनी बनोगे। तो आर्टिकल्स का अमेंडमेंट तो होता है, पर क्या तुमको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा? सर सुनो, अगर आप पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनते हो ना तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक कंपनी से बड़े कंपनी से छोटे कंपनी बनते हो ना तो एक बार सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरेशन ऑफ एओए इंक्लूड्स कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीजी बाय एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। सीजी का अप्रूवल कब ले रहे हो आप? पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? अरे पब्लिक का बहुत सारा पैसा लिया, बाद में अपने आप को प्राइवेट बना देगा, कौन पकड़ते बैठेगा तेरे को? तो हमको एक बार पूछ करके तू कन्वर्ट करवा लेना अपने आप को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर, जैसे ही आप अपना ऑल्टर करोगे ना आर्टिकल, 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट कर देना। सर ऐसे तो लॉ में हर जगह जहां पे भी आरओसी को इंटीमेशन की बात आती है ना, हर जगह यूजुअली 30 डेज लिखा रहता है, पर ये पहला चीज है जहां पर आपका 15 डेज लिखा हुआ है। आप इसको एज एन एक्सेप्शन मार्क कर सकते हो अपने दिमाग में कि भैया 15 दिन कहां पे लगते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन में 15 दिन लगता है। उसके बाद सर सुनो, आप जब आरओसी को इंटीमेट कर रहे हो आप क्या क्या चीजें बताओगे? एक तो आप ऑल्टरेशन बताओगे, क्या क्या हमने चेंजेस किए, उसके बाद अप्रूवल ऑफ सीजी अगर लेना पड़ा था आपको तो वो भी बताओगे, और तीसरा प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर आर्टिकल्स। ये तीनों चीजें आपको बतानी पड़ेगी कि भैया ये 3 चीजें ये रही और मेरा जो चेंज है इसको रजिस्टर कर लो। और उसके बाद any alteration of AOA shall be valid as if it was originally in the articles। मतलब ऐसा माना जाएगा जैसे शुरू से ये सारी चीजें आर्टिकल्स में पहले से ही थी। समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? अब सर एंड्रयूज वर्सेस गैस मीटर कंपनी का एक केस लॉ है। सर आर्टिकल्स को ऑल्टर करने का पावर किसको दिया हुआ है?
शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा आपको। मतलब क्या पावर किसको दिया हुआ है? शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। क्या शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं नहीं नहीं हम अपना पावर हमको नहीं चाहिए, हम ना बोर्ड को दे रहे अपना पावर, हम अपना पावर बोर्ड को सौंप रहे, बोर्ड जब चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर कर सकता है? लॉ ने कहा नहीं, लॉ ने नहीं, एक और केस लॉ ने कहा, एंड्रयू वर्सेस गैस मीटर कंपनी का केस लॉ था, जिसमें लॉ ने कहा कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट डाइवेस्ट themselves of the power to alter article of association। आपके पास पावर है, आप एओए ऑल्टर कर सकते हो, आप ही करोगे, आप ये पावर किसी और को दान नहीं दे सकते। ठीक है, समझे? ओके, तो सर सेक्शन 14 क्या था? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना? क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। कितने दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा? सीजी का अप्रूवल कब लगेगा? अगर आप ये याद रखना, एग्जाम में घंटा नहीं याद आने वाला, यही याद आने वाला है कि बड़े कंपनी से छोटे कंपनी, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो। बात समझे? अरे अभिषेक नालायक। चलो पंचायती छोड़ दो बच्चों, सीए बन जाओ पहले, बाद में पंचायती कर लेना जिंदगी में। ठीक है, चलो 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 चलो, सेक्शन 15 सर, सेक्शन 14 हो गया, सेक्शन 15। अब जब आप ऑल्टरेशन करते हो मेमोरेंडम का या आर्टिकल का, समझो मेरे पास मेमोरेंडम का इतना थप्पी निकाल के रखा हुआ था, आर्टिकल का इतना थप्पी निकाल के रखा हुआ था, अब मैंने अचानक से एमओए और एओए को चेंज कर दिया, तो ये थप्पी वेस्ट हो गए क्या? हाँ, ये टेक्निकली वेस्ट हो गए। या तो आप इसमें वो ऑल्टरेशन को ऐड कर दो, या फिर उसको पूरा स्क्रैप कर दो और नया प्रिंट करवा लो, लेकिन ये जो पुराने एमओए एओए है ना, ये तुम किसी को डिस्पैच नहीं करोगे। जो भी ऑल्टरेशन हुआ है आपका, दैट विल बी इंक्लूडेड इन एवरी कॉपी। जितने भी कॉपीज होंगे एमओए एओए के, सब जगह वो ऑल्टरेशन इंक्लूड करना पड़ेगा, पुराना वाला कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्या लिखा है सर? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। अगर सर मैंने नोट नहीं किया, कोई पुराना कॉपी मैंने इशू कर दिया ना, तो कंपनी पे लगेगी पेनल्टी। अगर मैंने कोई पुराना कॉपी इशू कर दिया तो पेनल्टी कितनी लगेगी? कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी इशूड फॉर ऑल्टरेशन। सर इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर मैंने 5000 कॉपी इशू किए, 5000, तो 5000 इंटू 1000, 50 लाख रुपीज की पेनल्टी, कोई अपर लिमिट नहीं है। तुम जितने कॉपीज इशू करोगे ना बिना ऑल्टरेशन के, उतनी आपको पेनल्टी लग जाएगी, 1000 रुपए एक कॉपी की। ठीक है, और सर अप टू 1000 भी नहीं है, फ्लैट 1000 रुपीज, एक कॉपी ले 1000 रुपए पेनल्टी। ठीक है, अब सर सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 16 बच गया। सेक्शन 16 क्या है सर? सेक्शन 16 कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्या होता है सर? अब देखो, मान लो आप गए आरओसी के पास और आरओसी को आपने बोला, अरे मेरे को ना मेरी कंपनी का नाम लिखना है। आरओसी को आपने बोला मेरी कंपनी का नाम मेरे को रिलायंस लिमिटेड रखना है। क्या वो आपको अलाउ करेगा? नहीं, बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग नेम। पर मान लो भाई को कुछ हो रखा था, सैटरडे नाइट था, कुछ किया रहेगा, और फिर संडे को इन्होंने अप्रूवल दिया और इन्होंने बोला चल ले अप्रूवल, कोई बात नहीं, तू रिलायंस लिमिटेड के नाम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले। अभी सर इनकॉर्पोरेट कर दिया और कंपनी यहां पे हो गई इनकॉर्पोरेट। अब उसको कुछ दिन बाद उसको अक्ल ठिकाने आई और बोले यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो आइडेंटिकल नेम है ना, ये तो आइडेंटिकल नेम है, अपन तो नहीं इशू कर सकते थे। तो क्या? तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जब सो के उठेगा ना, जब जागो तब सवेरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब सो के उठेगा वो आपको ऑर्डर देगा नाम चेंज कर। और जब वो ऑर्डर देगा आपको नाम चेंज करना पड़ेगा कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर। क्या पास करके? ओआर पास करके। सर अब आपको एक चीज समझा, सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, उसमें लिखा है नेम चेंज के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। लेकिन यहां पे आपको क्या पास करना पड़ रहा है? ओआर। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगा। दूसरी चीज एक और हो सकती है सर, एक कंपनी है जोमैटो लिमिटेड, ठीक है, उसके बाजू में मैंने एक कंपनी बनाया टोमेटो लिमिटेड। ठीक है, अब अगर मैंने टोमेटो लिमिटेड बनाया और मैं आरओसी के पास गया, आरओसी ने मेरे को अप्रूवल दे दिया, उसके बाद जब अप्रूवल दिया ना, तो जोमैटो लिमिटेड जाकर के आरओसी पे पहुंच गया और बोले तूने कैसे अप्रूवल दिया? टोमेटो लिमिटेड तो आइडेंटिकल है ना, और जोमैटो लिमिटेड पे मेरा ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब क्या? मेरा हक है जोमैटो पे, तो तूने कैसे टोमेटो नाम दिया? तो जैसे ही ये एप्लीकेशन देगा ना, इस एप्लीकेशन के बाद वापस सीजी ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई ये जो नाम तूने रखा है ना, उस ट्रेडमार्क का जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, क्या कहा मैंने? जो नाम तूने रखा है ना, उस नाम का जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर मतलब क्या? ये ट्रेडमार्क जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उस बंदे ने मेरे को एप्लीकेशन दिया है, और एप्लीकेशन देख के समझ आ रहा है कि जो नाम है ना ये आइडेंटिकल है या टू क्लोजली रिजेंबल करता है, तो तू प्लीज अपना नाम चेंज कर दे। कितने दिन के अंदर?
3 महीने के अंदर। क्या पास करके? OR पास करके। तो सर सेक्शन 16 क्या कहता है? सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन वर्ड कब आता है सर? जब आपसे कोई गलती हो गई। गलती या तो सेंट्रल गलती हुई उन्हीं से है, आरओसी से ही हुई है। क्यों? क्योंकि उसने खुद ध्यान नहीं दिया या फिर उसने पूरा चेक नहीं किया। तो आरओसी को या तो खुद से जब अकल ठिकाने आएगा तब, या फिर अगर उसको किसी ने एप्लीकेशन दिया। कौन एप्लीकेशन देगा? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। एक बार बोल दो अपने मुंह से जुबा केसरी। जुबा केसरी मत बोल भाई, बोलो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। बोलो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क। अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा, क्या? नाम चेंज कर। और कितने दिन के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा आपको? 3 महीने के अंदर। OR पास करके सेक्शन 16 हो गया मम खत्म। पर सर एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था नाम चेंज कर लेना, मेरे को बोला था टोमेटो लिमिटेड हटा करके तू पेप्सी लिमिटेड रख लेना, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने चेंज नहीं किया नाम, तो सर अगर मैंने नाम चेंज नहीं किया, तुम अपना मटेरियल देख लेना, ऐसा हो सकता है तुम्हारा अपडेटेड नहीं है। अगर मैंने नाम चेंज नहीं किया तो पहले जमाने पे मेरे पे लगती थी पेनल्टी, पर बाद में लॉ ने बोला पेनल्टी लगा के क्या करना है भाई, हमको करना क्या है, तुमसे नाम चेंज करवाना है। तो तुम नाम अगर नहीं चेंज करोगे ना, तो हमारे पास पावर आ जाएगा नाम चेंज करने का। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपने हिसाब से तुम्हारा एक नाम रख देगा। मान लो उन्होंने नाम रख दिया झंडू लिमिट, और लिख करके आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके भेज देगा, बोलेगा आज से तेरा नाम झंडू लिमिटेड। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमको हमने बोला था 3 महीने में नाम चेंज करवा लो, OR पास करके करवा लो, तुमने करवाया नहीं, ये लो झंडू लिमिटेड, आज से तुम्हारा नाम। अब सर उन्होंने मेरा नाम झंडू लिमिटेड रख दिया, तो क्या मैं वापस से अपना नाम चेंज कर सकता हूं? हाँ, तुम उसके बाद झंडू लिमिटेड से तुम कोई भी और नाम चेंज कर लो, वो चलेगा। ऑब्वियसली वापस से टोमेटो लिमिटेड मत करना, तुमको आरओसी से पंगा क्यों लेना है। पर उसके बाद तुम अपना नाम जो भी चाहो चेंज कर सकते हो। पर सर प्रोविजन क्या है अल्टीमेटली? सेक्शन 16 फाइनली सुन लो, फिर उसके बाद फ्रीज। सेक्शन 16 कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम इफ थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज। सर अभी तक तो समझ आ रहा था, ये क्या बोल दिया आपने? इन एडवर्टेंस मतलब क्या? गलती से या अनजाने में, जैसे भी अगर क्या हुआ है, आपका जो नाम है वो किसी और कंपनी से आइडेंटिकल हो गया है या टू क्लोजली रिजेंबल हो गया है। वो कैसे पता चला? या तो सुओ मोटू पता चला। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं कहा भाई, मोटा मोटू नहीं, सुओ मोटू मतलब क्या? खुद से पता चला, या उसको किसी ने एप्लीकेशन दिया। किसने एप्लीकेशन दिया? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क ने एप्लीकेशन दिया, तो वो ऑर्डर पास करेगा नाम चेंज करना। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर OR पास करके। और उसके बाद अगर तुमने नाम चेंज नहीं किया तो वो तुम्हारा नाम चेंज कर देगा खुद से, और तुमको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। वो जो नाम उसने रखा, क्या तुम चेंज कर सकते हो? बिल्कुल चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुमको मेरी बात समझा? चलो सर, उसके बाद सेक्शन 17 बच्चों वाला प्रोविजन है, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम टू बी गिवन टू मेंबर्स। हाँ, अगर मेंबर्स तुमसे मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी मांगेंगे तो उनको दे देना, नहीं दोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। कितने दिन के अंदर दे देना सर आपको? अच्छा सुनो, अगर नहीं दोगे तो कितने की पेनल्टी? अरे क्या पढ़ रहा हूं मैं। अगर 7 दिन के अंदर 7 मांगेगा तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर तुम कॉपी दे देना, मेमोरेंडम का, आर्टिकल्स का, अग्रीमेंट्स का, रेजोल्यूशंस का, जिसका भी। लेकिन अगर नहीं दे रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए पर दिन का। यहां पे मैक्सिमम लिमिट है अप टू 1000, 1 लाख। वहां पे मैक्सिमम लिमिट नहीं था। कहां पे? जहां पे तुम यहां से अनऑल्टर्ड कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वहां तो 5000 दोगे तो 5000 का पेनल्टी लग जाएगा। यहां पे लिमिट है 1000 रुपीज पर डे अप टू रुपीज 1 लाख। सुजित लॉजिक समझाऊं क्या? रेगुलर क्लास 11:50 ना जी, समझा दूंगा वहां पे, आजा। सुनो, सेक्शन 12 हो गया अपना, ठीक है? आगे सीक्वेंस में बढ़ते हैं, खत्म कर देंगे। सेक्शन 12 हो गया, सेक्शन 10A हो गया, सेक्शन 16 हो गया। सेक्शन 18 पे आ जाओ सर। 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 ऑल्टरेशन ऑफ MOA, 14 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, सेक्शन 15 जितने भी चेंजेस है मेमोरेंडम में चेंज करो, 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, 17 मेंबर्स मांगेंगे तो उनको AOA MOA दे दो, 18 ये रहा। सर अगर आप एक क्लास ऑफ कंपनी से दूसरे क्लास ऑफ कंपनीज में कन्वर्ट हो रहे हो, क्लास ऑफ कंपनीज मतलब क्या? अगर आप लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, इस तरह की कंपनीज हो, अगर आप एक क्लास से दूसरे क्लास में कन्वर्ट हो रहे हो, लिमिटेड बाय शेयर्स से लिमिटेड बाय गारंटी में कन्वर्ट हो रहे हो, उस केस में क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? बहुत सिंपल प्रोविजन है बच्चों वाला। सबसे पहला क्या है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको आरओसी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि सबसे पहले तो तुम अपना आर्टिकल और मेमोरेंडम को चेंज कर लो। अरे भाई मेरे को आर्टिकल और मेमोरेंडम तो चेंज करना पड़ेगा ना। क्यों चेंज करना पड़ेगा सर? अरे मालिक, अगर मैं मान लो एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हूं, तो लिमिटेड बाय शेयर्स को मेमोरेंडम कौन सा लगता है? टेबल ए। आर्टिकल कौन सा लगता है? टेबल एफ। अगर मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं तो मेरा मेमोरेंडम का फॉर्मेट बदलेगा, आर्टिकल का फॉर्मेट बदलेगा।
तो मैं कन्वर्ट करवा रहा हूं तो मेरे को मेमोरेंडम और आर्टिकल तो चेंज करना ही पड़ेगा। वो चेंज करने के बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे आरओसी को, आरओसी मैंने अपने कंपनी का क्लास चेंज कर लिया है, तू भी कृपया उसको नोट कर ले, तू पुराना वाला काट दे और नया वाला रजिस्टर करके मेरे को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे, और जब तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तब से चेंज इफेक्टिव हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, कभी भी अगर नाम चेंज हो रहा है ना तो कोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्ड पे मतलब खांसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोल्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, डेट, ये चार चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, डेट्स, आप वहां चाहो ना, ये सब तुम अपने दिमाग पे इतना भरोसा मत किया करो, तुम इधर लिख लो भाई कोल्ड। ऐसा नहीं कि तुम एग्जाम में पहले पढ़ रहे हो और तुम्हारा दिमाग तुमको अंदर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कोल्ड, भाई पागल है ये, उसको सिखाने का, समझो। सर मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल है, सेक्शन 18 कंक्लूड कर रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन लो। आप क्या कर रहे हो सेक्शन 18 में, कन्वर्जन ऑफ अ क्लास फ्रॉम वन क्लास टू अदर। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, सबसे पहले मोआ एओआ चेंज करो, ठीक है, मैंने मोआ बोला, वो वाला मुआ वाला नहीं, मुआ एमओए, ठीक है, और एओए चेंज करो। ऑल्टरेशन करने के बाद आप क्या करोगे, आप आरओसी को जाके एप्लीकेशन दोगे, आरओसी को एप्लीकेशन दोगे और आरओसी क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेगा, आपको नया सीओआई इशू करेगा। जिस दिन से सीओआई हो गया उस दिन से आ गया, उस दिन से आपका चेंज इफेक्टिव हो गया। चेंज के वजह से कोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, डेट। चलो सेक्शन 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे अटेम्प्ट में लिख लो, आएगा, तुम लिख लो, आएगा इस बार। सेक्शन 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात सुनो। सर सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, अगर एक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन क्या था सर, 2 क्लॉज, 2 क्लॉज, होल्डिंग 2 क्लॉज, गवर्नमेंट कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लॉज, 40, फाइनेंशियल ईयर 2 क्लॉज, 41, एसोसिएट कंपनी। तो फिर सेक्शन 4 क्या था, मेमोरेंडम, तो सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, तो सेक्शन 285 सब्सिडरी कंपनी। वाह 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 वाह। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी में क्या छोटा था, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर। पेड अप शेयर कैपिटल कितने से कम, 2 करोड़, प्रेस्क्राइब लिमिट क्या था, 2 करोड़ या उससे कम, टर्नओवर 20 करोड़ या उससे कम। अब मेरा मन कर रहा है पूछूं कौन से 7 डॉक्यूमेंट आरओसी के पास जाते हैं सेक्शन 7 में, पर रहने दो, क्या करना है अपने को, जाने दो ना। अरे आगे बढ़ना है, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, रिवीजन का रिवीजन हो जा रहा है, सुनो। सर मैंने क्या कहा, एक बार सेक्शन 19 पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा सेक्शन है, एक बार सुन लो फिर रीड कर लेंगे। सेक्शन 19 क्या कहते हैं, एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, एक सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड। सेक्शन 19 सिर्फ इतना कहता है, एस लिमिटेड जो है ना वो एच लिमिटेड के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है। एच लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। लॉ बस इतना कहता है, एस लिमिटेड जो है ना वो एच लिमिटेड के शेयर्स नहीं होल्ड कर सकता है। सर एच लिमिटेड तो एस लिमिटेड में होल्ड कर ही रहा है, तो वापस से जाके उसके शेयर्स मत खरीदना, भाई पागल वागल हो गए हो क्या, मत खरीदना। पर इसके भी 3 एक्सेप्शन है। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो, दूसरा अगर आप ट्रस्टी के कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो, और तीसरा आप अगर पहले से शेयर्स होल्ड करते थे, सब्सिडरी आप बाद में बने, अगर आप पहले से शेयर्स होल्ड करते थे, सब्सिडरी आप बाद में बने, तो इस 3 केस में आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो, अपने होल्डिंग कंपनी का भी। पर अदरवाइज एक सब्सिडरी कंपनी ना अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड कर सकती है। सर ये जो सेक्शन 19 है ना वो 2 लोगों को रोकता है। सब्सिडरी को कहता है तू होल्डिंग का शेयर्स मत लेना, और होल्डिंग को कहता है तू सब्सिडरी को शेयर्स मत देना। क्या 2 चीजें कहता है, होल्डिंग को कहता है तू सब्सिडरी को शेयर्स मत देना, और होल्डिंग को कहता है तू सब्सिडरी का शेयर्स मत लेना। और 3 केस में ले सकते हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी, और थर्ड you were holding the shares before and you become a subsidiary later. in these 3 cases आप क्या कर सकते हो, आप शेयर्स होल्ड कर सकते हो। पर सुनो, ये 3 केस में भी ना, पहले 2 केस में आपके पास राइट टू वोट होगा, पर 3rd केस में आपके पास राइट टू वोट भी नहीं होगा। सर अभी समझा नहीं सकता, ये कम से कम 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है क्लास में, अभी सिर्फ याद कर सकते हैं, रिवीजन के लिए आए हैं। अगर आपको क्लास अटेंड करना है आज ही, जो रेगुलर है इसमें यही पढ़ाने वाला हूं, आ सकते हो तुम लोग। पर अभी मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। अगर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सब्सिडरी होल्डिंग का शेयर्स नहीं इन्वेस्ट कर सकती, होल्डिंग सब्सिडरी को शेयर्स इशू नहीं कर सकती। पर 3 एक्सेप्शन है। पहला, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, मैं अगर मान लो, सर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसकी सब्सिडरी है रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी सब्सिडरी है रिलायंस जियो। मत समझा शुभम, नहीं मत समझा, ठीक है। सुनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज है,
अरे तुम लोग को एक बात बताओ, तुम लोगों को अगर समझ आ गया ना, तुम लोग मेरे को बोलो सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुम ही लोग के लिए रिवीजन है, तुम लोग की शक्ल देख के मेरे को गो अहेड नहीं मिल रहा है। तुम लोग को भी समझ आ रहा है तो तुम गो अहेड दो, मैं इनको बताऊंगा फिर। सुनो मेरी बात सुनो। सर अगर रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है रिलायंस जियो, ठीक है, तो क्या रिलायंस जियो रिलायंस के शेयर्स खरीद सकती है? नहीं, दैट इज द प्रोहिबिशन। पर समझो अगर शुभम सिंघल रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डर है और शुभम सिंघल ने अपने विल में जायदाद में लिख दी कि मेरी वो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो 10 करोड़ की गाड़ी और ये सारी चीजें और रिलायंस के 500 रुपए के शेयर्स ये दे दूंगा मैं रिलायंस जियो को। मैंने कहां पे लिख दिया? अपने विल पे लिख दिया। और मैं कल्टी मार लिया, तो मेरे कल्टी मारने पे मेरे जो प्रॉपर्टीज है वो किसके पास चले जाएंगे? रिलायंस जियो के पास चले जाएंगे। तो नेचुरली आएगा ही ना, तो उसके पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स आ गए तो वो वेरी वेल होल्ड कर सकता है। ये हो गया पहला लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिमिलरली सेकंड ट्रस्टीशिप का होता है, मतलब मैंने अगर अपने शेयर्स की भरोसे पे अगर मैंने रिलायंस जियो को दे दिए, शेयर्स मेरे हैं, मैं उसका ओनर हूं, पर मैंने अपने नाम भरोसे पे दे दिया है कि तू रख कुछ दिनों के लिए, तो उस केस में वो होल्ड कर सकता है। और तीसरा, अगर वो सब्सिडरी बनने के पहले शेयर्स होल्ड करता था, रिलायंस जियो सब्सिडरी बना उसके पहले ही वो रिलायंस के शेयर्स होल्ड करता था, तो वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। पर सर अगर पहले दो केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी वाला केस है उसमें आपके पास राइट टू वोट होता है, आप जाकर के मीटिंग में वोट कर सकते हो। पर अगर आप पहले से शेयर होल्ड करते थे, बाद में सब्सिडरी बने, तो आप शेयर्स कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। चलो सर इसका भी बहुत भारी लॉजिक है, क्यों नहीं रहेगा, पर अभी तो पढ़ के खत्म करो। नो कंपनी शैल होल्ड एनी शेयर्स एंड नो होल्डिंग कंपनी शैल अलॉट और ट्रांसफर एनी शेयर्स। मैंने क्या कहा था? ना तुम शेयर्स होल्ड करोगे ना वो तुमको शेयर्स अलॉट करेगा। एंड एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर शेल बी वॉइड। अगर तुम करते हो तो वॉइड होएगा, पर 3 एक्सेप्शन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, चलो राइट टू वोट की बात मैंने क्या बोली? ए और बी पॉइंट में आपके पास राइट टू वोट रहेगा, पर सी पॉइंट में आपके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा। उसके बाद ये छोड़ दो। सर एक कदम आगे चल के एक सवाल पूछूं, प्लीज प्लीज धैर्य रखना, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो जान देना, ऐसा हुआ ही नहीं सोचना। सर मेरे को एक बात बताओ, यही एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा था, शुभम सिंघल ने अपने विल में लिखा था कि मेरे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स है वो रिलायंस जियो को चले जाएंगे, तो वो चले गए। सर कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। अब वो 1000 शेयर्स थे, उसके 1 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला मैं बोनस डिक्लेयर करूंगा 1:1 का, तो क्या ये 1000 शेयर्स पे भी बोनस मिलेगा? सोच लो, पहले सोच लो, यस सोच लो, क्या 1000 शेयर्स पे भी बोनस मिलेगा? द आंसर इज यस। सर आप एक नॉर्मल शेयर होल्डर हो, तुम एक्सेप्शन में आ गए ना, मतलब उसके बाद तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो। डिविडेंड है मिलेगा, बोनस है मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम में आया था 90% जनता ने लिखा है, कैसे मिलेगा? पाप है शेयर होल्ड करना, हमने तो एहसान किया तुम पे होल्ड करने देके, बोनस वोनस कुछ नहीं मिलेगा। इमोशनल नहीं होने का लॉ में, ठीक है? ऐसा नहीं कि अरे मना कर रहे थे तुम फिर भी शेयर होल्ड कर रहे हो, इमोशनल नहीं होने का। ये हो गया सर सेक्शन 90। उसके बाद सर एक बार सेक्शन 9 और 10 ऐसे ही बता देता हूं, घर में जाके रीड कर लेना, बच्चों वाला प्रोविजन है। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। वाह 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 वाह, मतलब क्या? परपेचुअल सक्सेशन, कैन सू और बी सूड, कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। ये कब होता है? जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। कब इनकॉर्पोरेट होती है? जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखा होता है कि डेट मान लो 31 मार्च 2022, उस दिन से अगर तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो, उस दिन से अगर तुम्हारा क्या डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो उस दिन इनकॉर्पोरेट हो गए, उस दिन से आप एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए। और सेक्शन 10 क्या कहता है कि जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो कंपनी और मेंबर बाइंडिंग हो जाते हैं एक दूसरे को। मेंबर्स और मेंबर्स आपस में कोई बाइंडिंग नहीं होता है। अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो, तो हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। पर मेरा और रिलायंस के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये था सेक्शन 9 और 10, मम खत्म, ठीक है? अब सर सेक्शन 20, सेक्शन 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। सर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगर ये आपको याद होगा तो इसके आगे चल के कम से कम 5 बार ये सेक्शन का रेफरेंस आया है। सेक्शन 20 बहुत आसान है। क्या कहता है? अगर कंपनी के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कि हेड ऑफिस में कि कॉर्पोरेट ऑफिस में? रजिस्टर्ड ऑफिस की हेड ऑफिस की कॉर्पोरेट ऑफिस?
अरे रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस कुछ नहीं होता है। कंपनी के साथ कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो ना तुम, तो तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना पड़ेगा। अब सर रजिस्टर्ड ऑफिस पे कम्युनिकेशन करोगे, वो तो हो गया सही। आगे सुनो, कंपनी के पास या तो नोटिस आएगा कोई भी, या तो कंपनी नोटिस भेजेगी। अब दोनों में अलग अलग चीज है। अगर कंपनी के पास नोटिस आएगा तो कैसे आएगा? तो लॉ ने कहा जैसे आना है वैसे आएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे भेजने का है तुमको भेजो। हैंड डिलीवरी, हैंड डिलीवरी मतलब क्या? अगर आपको कोई नोटिस भेजना है कंपनी को, आप कोई भी हो, एनी पर्सन, यू वांट टू सेंड अ नोटिस टू कंपनी की भाई ऐसा काम थोड़ी करते, पागल वागल हो गया क्या, तुमको नोटिस भेजना है मान लो, तो तुम क्या करोगे? या तो तुम स्पीड पोस्ट कर दो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो, कुरियर कर दो। अरे याद, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और हैंड डिलीवरी। हैंड डिलीवरी मतलब क्या? आप अपने एक बंदे को बोलोगे छोटू जा देकर के आ जाओ, तो वो लेकर के आ जाएगा। और फिफ्थ, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या लिखा है? अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द कंपनी। कंपनी पे कैसे सर्व करोगे? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, लीविंग इट एट आरओ और एनी मींस इलेक्ट्रॉनिक मींस। सर इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब क्या? फैक्स या ईमेल। फैक्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये वर्ड अच्छा मैंने यहां लिखा ही नहीं है, जाने दो जाने दो जाने दो। फैक्स को कहते हैं एक सेकंड मेरे को हकला लेने दो पहले। फैक्स को कहते हैं फैसिसिमिल, ऐसा कुछ कहते हैं ना, FACSIMILE, ट्रांसमिशन, फैक्स कहते हैं उसको, ठीक है? सुनो मेरी बात, मजाक कर रहा था, सुनो। सर आपको अगर कंपनी को कोई नोटिस भेजना है, आप कैसे भेजोगे? आप भेजोगे या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, या हैंड डिलीवरी से, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। वैसे ही कंपनी को अगर किसी को नोटिस भेजना है, कंपनी किसको नोटिस भेजेगी? या तो मेंबर्स को या फिर रजिस्ट्रार को। वो भी अगर आपको भेजना है तो इसी तरीके से भेजोगे। इसमें एक और वर्ड ऐड कर लो सर मेरे नोट्स में, यहां पे एक और डब्बा बना के लिख लो, पोस्ट। आप पोस्ट भी कर सकते हो। सर रजिस्टर्ड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट में फर्क क्या होता है वो मैं अभी तुमको नहीं समझा सकता, पर सर रजिस्टर्ड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट में फर्क ये होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिलती है, ऑर्डिनरी पोस्ट में प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं मिलती है। तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भिजवा सकते हो, पर ऑर्डिनरी पोस्ट यहां पे नहीं है, यहां पे ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं है। अगर आप कंपनी को कोई चीज भेज रहे हो तो आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी जरूर मिलना चाहिए, पर मैं अगर किसी को कुछ भेज रहा हूं, मैं अगर मेंबर्स को या रजिस्ट्रार को कुछ भेज रहा हूं, तो बिना ऑर्डिनरी पोस्ट के भी मैं, बिना स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के भी मैं भेज सकता हूं। अब सर एक बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर एक बंदा, आपका नाम प्लीज, गुड नेम, महेश। महेश एक मेंबर है, मैं रिलायंस हूं, महेश मेरा एक मेंबर है। मैं हमेशा मेंबर को नोटिस भेजता था स्पीड पोस्ट से। कैसे भेजता था? स्पीड पोस्ट से। उसको कभी नोटिस नहीं मिलता था। एक दिन परेशान हो गया, आकर के बोला सर मेरे को स्पीड पोस्ट से नहीं, मेरे को हर नोटिस आज से रजिस्टर्ड पोस्ट से चाहिए। मैंने कहा कैसे भाई, पूरी दुनिया को तो मैं रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजता हूं, देखो अलग से रजिस्टर्ड पोस्ट से कैसे भेजूंगा? तो कहेगा, बोले सर पैसे कितने लगेंगे ये बताओ, मेरे को भेजो, मेरे को चाहिए रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगर शेयर होल्डर मेरे को अलग से रिक्वेस्ट करता है और अगर वो मेरे को फी देने के लिए तैयार है, तो अगर वो रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर एग्जाम का क्वेश्चन सुन लो, उसने मेरे को, मैं उसको कैसे नोटिस भेजूंगा? मैं नोटिस भेजूंगा उसके एड्रेस पे। कौन सा एड्रेस जो उसने मेरे पास रजिस्टर करवा रखा है? मान लो उसने रजिस्टर करवा रखा है अपना कानपुर वाला एड्रेस। कौन सा वाला एड्रेस? कानपुर वाला एड्रेस। और 3 महीने के लिए अब वो जा रहा है बैंकॉक, भाई की शादी होने वाली है, बैचलर के लिए 3 महीने के लिए जा रहा है बैंकॉक। अब वो कहते हैं सर मेरे को जो नोटिस भेजोगे ना अगला वाला, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना और बैंकॉक पे भेज देना। क्या मैं भेजने के लिए लायबल हूं? द आंसर इज नो। मैं तुमको स्पीड पोस्ट की जगह रजिस्टर्ड पोस्ट करवा के दे सकता हूं, कुरियर करवा के दे सकता हूं। आई कैन चेंज द मोड ऑफ डिलीवरी बट आई कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ डिलीवरी। द एड्रेस विल बी द एड्रेस विच इज रजिस्टर्ड विद द कंपनी, विच इज कानपुर वाला एड्रेस। अगर तुम बैंकॉक वाला चाहिए तो तुम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करवाओ। जैसे ही तुम वो चेंज करवाओगे मैं तुमको बैंकॉक भी भेजूंगा, पर एड्रेस चेंज नहीं होगा। सर एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने बोला हाँ हाँ पैसा देगा तो कानपुर, बैंकॉक क्या थाईलैंड भी भेजेगा? अरे नहीं भेजेगा भाई, पैसा देके सिर्फ मोड चेंज करवा सकते हो, एड्रेस चेंज करवाने के लिए आपको रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा फॉर्मली, समझे? बोले सर। अब उसके बाद निधि कंपनी का केस है। निधि कंपनी का केस है। निधि कंपनी के केस में क्या है? ये सब मैं जानबूझ के करता हूं, ठरकी मत समझना मेरे को, ठीक है? ये सब मैं जानबूझ के करता हूं, मेरे टंग में होता है वो कंट्रोल। सुनो मेरी बात, मैंने क्या कहा पूछो मेरे क्लास के स्टूडेंट से, पूरे क्लास में निधि अग्रवाल ही चलती है। अभी निधि कंपनी पढ़ लेते हैं। सर निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी में इन्होंने सिंपल चीज बोली कि भैया देखो अगर मैं मीटिंग बुला रहा हूं तो मेरे को मीटिंग का नोटिस भेजना पड़ेगा। मेरे को क्या नोटिस सारे मेंबर्स को भेजना पड़ेगा? हाँ। पर निधि कंपनी में इन्होंने एक एक्सेप्शन डाला है कि निधि कंपनी में छोटे मेंबर्स को मत भेजना। छोटे मेंबर्स मतलब क्या? जो 1000 के फेस वैल्यू से कम के शेयर्स या 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम के शेयर्स अगर होल्ड करते हैं तो उनको मत भेजना।
मतलब अगर तुम लोग इतने सारे मेंबर्स हो, तुम में से सिर्फ उन्हीं लोगों को नोटिस मिलेगा जो 1000 के ज्यादा फेस वैल्यू का शेयर होल्ड करते हैं या फिर 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा का शेयर होल्ड करते हैं, उसके नीचे वालों को नहीं मिलेगा। तो उनके नीचे वालों को कैसे पता चलेगा सर? आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दो और अपने नोटिस बोर्ड में चिपका दो कि भैया मीटिंग है, आ जाइयो। तुम क्या बोल रहे, तुमको खर्चा मत करो ज्यादा। तो क्या लिखा हुआ है सर? इन केस ऑफ अ निधि कंपनी, documents may be served only on members who hold shares more than 1000 in face value or 1% of total paid up share capital, whichever is less. पर सर अगर बाकी लोगों के लिए क्या करोगे? आप नोटिस न्यूज़पेपर में डाल दोगे एंड नोटिस बोर्ड में अपना नोटिस चिपका दोगे। तुम एक बार कीवर्ड्स का सिग्निफिकेंस देखो, 2 लाइन को 4 वर्ड में कवर कर दिया मैंने। क्या वर्ड्स है सर? 4 वर्ड। पब्लिक नोटिस जो है एक न्यूज़पेपर में दे दोगे एंड नोटिस बोर्ड, बस कि भैया न्यूज़पेपर में दे देना और नोटिस बोर्ड में डाल देना, काम खत्म, पैसा हजम। आगे चलें सर। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करो सर, इन केस ऑफ डिलीवरी बाय अ पोस्ट। मेरे को ना हर चैप्टर के एंड में तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार मेरे को याद दिलाना कि सर इस चैप्टर के मेरे को इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दो, ठीक है? क्योंकि मेरे से स्किप हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, सेक्शन 20 में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी इफेक्टिव कब होती है। सर अगर मैंने कोई नोटिस भेजा तो नोटिस सेंड हो गया, ये कब माना जाएगा? तो सुनो, या तो तुम नोटिस फॉर मीटिंग भेज रहे हो कि भैया मीटिंग है आ जाना, या फिर तुम कोई और डॉक्यूमेंट भेज रहे हो। तो कोई और डॉक्यूमेंट अगर भेज रहे हो ना, अच्छा पहले नोटिस की बात कर रहे हैं, अगर तुम मीटिंग की नोटिस भेज रहे हो तो कब डिलीवर्ड माना जाएगा? जिस दिन तुमने पोस्ट किया उसके 48 आवर्स बाद डिलीवर्ड माना जाएगा। अरे सर पहुंचा नहीं है उसके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, 48 आवर्स बाद डिलीवरी मान लो। इसको कहते हैं डीमिंग प्रोविजन। क्या कहते हैं? डीमिंग प्रोविजन। डीमिंग प्रोविजन इन केस ऑफ डिलीवरी। अगर एक कंपनी कोई नोटिस सर्व कर रही है तो जिस दिन आपने पोस्ट किया उसके 48 आवर्स में मान लिया जाएगा। भाई आगे चल के जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे इसका रेफरेंस वापस से आएगा। तुमको पता है मीटिंग की नोटिस कितने दिन पहले जानी चाहिए? 21 क्लियर डेज। तो 21 क्लियर डेज के कैलकुलेशन में ये काम आने वाला है। आज अगर मैंने, आज कितना तारीख है? 4 तारीख है। आज अगर मैंने दोपहर को 1 बजे नोटिस भेजा ना, तो परसों दोपहर को 1 बजे डिलीवर्ड मान लिया जाएगा, ठीक है? ये कब होगा? ओनली इन केस ऑफ अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। उसके अलावा कोई भी और केस में अगर कंपनी कोई चीज भेज रही है ना, तो सवाल ये है ऑर्डिनरी कोर्स में कितने समय में पहुंच जाते हैं। अगर मैं पुणे में हूं, मेरा घर ओडिशा में है, अगर मैं पुणे से ओडिशा कोई नोटिस भेज रहा हूं तो मैंने कुरियर वाले को पूछा कितने दिन लगेंगे भाई, उसने बोला 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन बाद डीम्ड डिलीवरी मान लिया जाएगा। पर सर पहुंचा नहीं है 10 दिन तक, फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन बाद डीम्ड डिलीवरी मान लिया जाएगा। सर ये डीम्ड डिलीवरी का प्रोविजन है जहां पे 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं। मेरी बात सुनना, अगर तुम मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो, किस चीज का? मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो, तो 48 आवर्स में डिलीवरी। अगर मीटिंग के अलावा कोई और नोटिस भेज रहे हो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में जितना टाइम लगता है वो टाइम खत्म होने के बाद डिलीवर मान लिया जाएगा। दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज आर डीमिंग प्रोविजन। मतलब क्या हो नहीं रहा है, हम मान रहे हैं, ठीक है? मैं डीम्ड सीए हूं कि सीए हूं? तुम डीम्ड सीए हो कि सीए हो? डीम्ड सीए। चलो कम से कम मान तो रहे हो। सेक्शन 21 और 22 सर, उससे आपका ये चैप्टर खत्म। सेक्शन 21 क्या है? ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पढ़ लेना सर, होमवर्क। हाँ चलो पढ़ लेते हैं, सुनो। सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या सर? वेरी सिग्नेचर। कौन उसको अप्रूव कर रहा है, वो कौन होगा? तो वो कौन होगा? मे बी साइंड बाय एनी की मैनेजरल पर्सन और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। मतलब मान लो अगर मैं वी स्मार्ट के बिहाफ में कोई रेंटल अग्रीमेंट में एंटर कर रहा हूं, मैं ये जगह को रेंट पे ले रहा हूं, तो मैं क्या रेंट पे ले सकता हूं वी स्मार्ट के नाम पे? हाँ, अगर वी स्मार्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरे को ऑथराइज किया है की मैनेजरल पर्सन या ऑफिसर को, तो मैं ऑथेंटिकेट करके मैं ले सकता हूं। बात खत्म। सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर बहुत सिंपल है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होती है, वो कंपनी के बिहाफ में साइन कौन करेगा? मैंने कहा सिंपल रखते हैं, कंपनी में कंपनी सील है क्या? कि कंपनी सील नहीं है। सर पहले के जमाने में कंपनी सील मैंडेटरी हुआ करती थी, अब मैंडेटरी नहीं है। तो अगर कंपनी सील है, कंपनी का थप्पा है, तो कोई भी पर्सन साइन कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को और कंपनी का सील लगा देगा। पर अगर कंपनी का सील नहीं है तो सवाल यह उठता है कि कंपनी में सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी। अगर सीएस है तो एक सीएस और एक डायरेक्टर साइन करेंगे, पर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और जब इतने लोग साइन कर देंगे तो आपका एग्जीक्यूशन हो गया, मान लिया जाएगा। क्या कहा सर मैंने? सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हंडीज, प्रोमिसरी नोट और ये सारी चीजें कैसे एग्जीक्यूट होगी? अगर आपकी कंपनी का सील है
तो एनी पर्सन हु यूजेस दैट सील, और अगर कंपनी का सील नहीं है तो टू इफ वेदर देयर इज अ सीएस और नॉट, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो सीएस और डायरेक्टर मिलकर के साइन करेंगे, और अगर नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे, और तब क्या मान लिया जाएगा, एग्जीक्यूशन हो गया है। A deed so signed will bind the company, अगर सही लोगों ने साइन कर लिया है तो उसको कंपनी को कंपनी बाइंड हो जाएगी उससे। सर दिस इज अ कंप्लीट रैप ऑफ योर चैप्टर 2। फटाफट लिखो अपने नोट्स में कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी क्विकली, कम ऑन। सेक्शन 3A इज इंपॉर्टेंट, सेक्शन 3A इज इंपॉर्टेंट। मैं एक ही बार बोलूंगा, तुम लोग जल्दी नोट करो, और जो ऑनलाइन देख रहे हो तुम थोड़ा पीछे करके देख लेना अगर नहीं नोट किए तो। सेक्शन 7 में पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा ट्राइब्यूनल मिस्टर लोवा वाला ऑर्डर पास करता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 पूरा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, उसमें केस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है पर उसके केस लॉ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आप एग्जाम के पहले रीड कर रहे हो तो आपका ध्यान 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, आपका ध्यान 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लीपी और एब्सेंट माइंडेड। आपको वो सुनना ही पड़ेगा, उसी समय पढ़ना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट का मतलब होता है। पर बाकी चीजें भी पढ़नी ही होती है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना होता है। सेक्शन 5 में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 और 13 तो है ही नेचुरली इंपॉर्टेंट। 12, 13, सेक्शन 16 एंड 19 एंड 20, 16, 19, 20। सर ये चैप्टर में इतने सारे सेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आता है 10 से 12 नंबर का, ठीक है। 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर आता है, और 10 से 12 नंबर बहुत होते हैं फॉर 1 चैप्टर। तो मैंने आपको क्या कहा, ये हमारा 2-2.5 घंटे में हमारा बहुत ज्यादा डिटेल्ड रिवीजन हुआ है पूरे चैप्टर का। ये यूट्यूब पे तो है ही, मतलब जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, तुमको वी स्मार्ट के चैनल में और मेरे भी चैनल में शुभम सिंगल में आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पर अगर आपको इसके बाद वाला रिवीजन और स्पीड करना है तो मेरे शुभम सिंगल वाले चैनल पे एक और प्लेलिस्ट है जिसमें यही वाला पूरा चैप्टर 1 घंटा 15 मिनट में रिवीजन हुआ है। तो वो वाले रिवीजन अभी आप देखोगे ना तो आपको बहुत डिटेल में मक्खन जैसे समझ आ जाएगा। आज चाहो तो वो देख लो और उसके साथ ही एक बार रिवीजन करके ये चैप्टर को खत्म कर दो, ठीक है। मैं सोच रहा था आधे घंटे में खत्म करके हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बट इट डजंट लुक लाइक दैट। व्हाट इज आवर सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट 2 क्लास, मैं आपको अगले 2-2 दिन का बताता रहूंगा ताकि आप उस हिसाब से पढ़ करके आ सको। कल हम पढ़ेंगे डिविडेंड वाला चैप्टर, एक बहुत बड़ा चैप्टर ले लिया, कल अपन एक छोटा चैप्टर लेंगे डिविडेंड वाला चैप्टर। डिविडेंड वाला चैप्टर वैसे तो छोटा नहीं है, 1-1.5 घंटे लगेंगे, पर कल उसको अपन खत्म करेंगे। कितने बजे? सुबह 9:30 को डिविडेंड। परसों अपन या तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस लेंगे, जो अपना चैप्टर 6 है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अगर तुम बोलोगे तो हम दूसरा शुरू कर सकते हैं चैप्टर 3 जो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट है। पर तुम इतने अच्छे तो हो नहीं कि परसों का आज पढ़ लोगे, तो तुम टेंशन लो कल का, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या पढ़ोगे, कल का आज पढ़ोगे। तो तुम डिविडेंड वाला ये वाला अटेंड कर सकते हो। आज शाम को मेरी डिविडेंड की 4 घंटे की पूरी क्लास है। अगर तुमको डिविडेंड की वो पूरी क्लास अटेंड करनी है तो तुम मेरे को अलग से बता देना, पर अगर नहीं तो कल सुबह रिविजन है वो तुम अटेंड कर लेना डिविडेंड का, ठीक है। ओके गाइस, कौन सा शर्त हार गया मैं? लगाई थी मैंने आज कोई शर्त? कुछ नहीं लगाई थी। चैप्टर 6 एंड 8 बोथ करा दो। अरे यार अगर इतना स्पीड करवाना है तो वो तो ऑलरेडी है ना यूट्यूब पे। एक काम करेंगे, रैपिड रिविजन खत्म हो जाएगा सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर के थोड़े बीच में 10 दिन ले लेंगे लॉ का, 10 डेज मैराथन। 10 दिन में एक चैप्टर खत्म, लॉ खत्म, ठीक है। चलो गाइस, आई थिंक वी विल रैप द सेशन हियर, वी विल कंटिन्यू टुमारो। और एक सेकेंड, जो ऑनलाइन वाले हैं उन लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ दो,
मैंने क्या कहता हूं मैं हमेशा, योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। तो 1 सेकंड लगेगा, नीचे जाकर के देखो लाइक कितने हैं और उसमें एक लाइक कर देना, और कमेंट में मेरे को जरूर बताना तुम लोगों को कैसा लग रहा है सेशन, बिकॉज तुम लोगों को ये सेशन किसके लिए है, तुम्हारे लिए। तो तुम लोगों को इसका मैक्सिमम होना चाहिए, यू शुड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, क्योंकि नहीं तो मैं इतनी एनर्जी लगा किसके ले रहा हूं, क्योंकि मेरा हो गया। ठीक है, तो तुम लोगों को कैसे ये रिवीजन अपने हिसाब से और बेटर करवा सकते हो वो तुमको मेरे को बताना होगा, और अगर कुछ अच्छा भी लगे तो ये मेरे को बता देना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। होमवर्क किसने किया कल क्वेश्चन 1 से 7 का? ये वो बच्चे हैं जो टीचर को याद दिलाते हैं होमवर्क का। किसने किसने कर लिया? बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? भाई मैं नहीं लिख के आने वाला पेपर तुम्हारा, क्यों नहीं किया होमवर्क बाकी लोगों ने? हाँ अच्छा, आज फर्स्ट है, नहीं तो उससे क्या होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 होमवर्क दिया था मैंने कल आपको, राइट? आप पूरा से चैप्टर कर सकते हो। एक काम मैं करूंगा, आज नहीं हो पाएगा, कल मैं एक काम करूंगा जो मेरे को आप याद दिलाओगे, मैं आपको मेरे क्वेश्चन बैंक के 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दे दूंगा, जो रिपीटेड नहीं है, जो ट्रिकी है, जो आपको जरूर जरूर जरूर, वो होता है ना मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, वैसे ही वो आपको जरूर जरूर करके जाना है। ठीक है, तो वो आप मेरे को कल याद दिलाओगे, अपन क्लास के बाद ही, जैसे अपना 10:45 को क्लास खत्म होगा उसी समय मैं आपको मार्क करवा दूंगा। अरे ऐसी तैसी अभी किधर जाना है तुमको, कहीं जाने का है क्या? 10 मिनट है अपने पास, रुको, खोलो अपना क्वेश्चन बैंक। कल करे सो आज कर, आज करे सो, अबे तू तो खुल जा। खोलो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में मार्क करो सर जो चैप्टर थोड़े से ना ट्रिकी है, जो क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं। आपको मैं हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? अरे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, सेवन 8, 11, तुम्हारा सेक्शन 10A का क्वेश्चन आएगा नवंबर में, नहीं तो मई में। कौन से सेक्शन का? सेक्शन 10A, सेक्शन 10A। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मार्क करो। फिफ्टीन, 18, 21, 25, 27। बस कितने क्वेश्चंस हो गए सर बताओ एक बार, कोई रिपीट करेगा? किसी ने लिखा है ढंग से? कोई रिपीट करेगा? हाँ प्लीज, जोर से। हाँ बारह क्वेश्चन आउट ऑफ 28 क्वेश्चन, गुड डील यार। 29, और इसके अलावा बाकी सब इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके गाइस, चलो इट्स ऑन योर स्क्रीन, आई एंड द सेशन। एक फोटो ले लो तुम मेरी और इसकी, ठीक है? ऐसा एक फोटो ले लो, ठीक है?
और चलो मैं निकल रहा हूं, वी विल सी, आई विल सी यू टुमारो 9:30 AM। अच्छा, अपने कौन कौन जाके अपने दोस्तों को बता रहे हैं रिविजन हो रहे हैं, अटेंड करना है, कि खाली अकेले अकेले पढ़ लूंगा, वो बेचारा बैठ करके टफरी मार रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मैं पास हो जाऊं, वो रहने दो। अरे कर भला तो हो भला, तो जा करके तुम 3 लोगों को बताना और आगे वो 3 लोगों को बोलना, 3 लोगों को और बताएंगे, ठीक है? चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। हाँ है ना, मतलब